गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद कौशिक में। जैसे आप सबको पता होगा कि अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाता है, बट आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन जरूर होता होगा कि सर सन क्यों अर्थ के आसपास नहीं घूमता। इन द सेम वे मून अर्थ के आसपास घूम सकता है, तो अर्थ मून के आसपास क्यों नहीं घूम सकता? इसके पीछे का राज क्या है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का राज आज के वीडियो में। तो बिना टाइम गवाते हुए लेट अस स्टार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए समझते हैं डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को। एक सिचुएशन को इमेजिनेशन कीजिए, आप और आपके फ्रेंड एक एप्पल के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और अचानक ऊपर से एक एप्पल गिरता है, तो हम क्या करेंगे वहां पर? सिंपल है, हम वो एप्पल को या तो खा जाएंगे या तो घर लेकर चले जाएंगे। बट यहाँ पे एक बंदा होता है जो सेम एप्पल पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और ऊपर से एक एप्पल गिरता है। एक एप्पल गिरने से वो सोचने लगता है कि ये एप्पल जब पेड़ से निकला तो आकर नीचे ही क्यों गिरा? वो ऊपर भी तो जा सकता था, बट वो नीचे ही क्यों आया? तब से वो एक डीप थिंकिंग स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी करता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन होता है। यदि न्यूटन के पास्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे। न्यूटन जब इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था ना, उसके 3 महीने पहले उनके पापा का देहांत हो जाता है और साथ ही साथ कुछ सालों के बाद उनकी मम्मी उनको नानी के घर पे छोड़ के दूसरी शादी करके चली जाती है। यही न्यूटन जब बड़ा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी करता है। तो इससे तो हमें यह सीख मिलती है कि यदि एक इंसान का गोल क्लियर हो ना, तो लाइफ में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए वो हासिल कर कर रहता है। तो न्यूटन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप न्यूटन की लाइफ से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखोगे। तो आइए अब यहाँ पे मोटिवेशन की बात को साइड में रख के साइंस की ओर बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? A gravitational force is a one type of pull force which will attract everything towards itself. Gravitational force एक प्रकार का पुल फोर्स है जो सारी चीजों को अपनी ओर खींचेगा। यदि हम अर्थ का एग्जांपल ले तो अर्थ के सेंटर में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वहां से एक फोर्स लगेगा जो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम अर्थ के ऊपर जब कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ की सेंटर की ओर, मतलब वो चीज ग्राउंड की ओर खींची चली आएगी। इसलिए हम जब जंप भी करते हैं तो हम थोड़े टाइम के बाद नीचे आ जाते हैं। इसलिए अर्थ के ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ना तो वो नीचे आएगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो नीचे आने के बदले ऊपर चला गया। ऐसा कभी नोटिस किया? नहीं। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये चीज जरूर याद रखना। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिपेंड ऑन मास। ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करेगा। आइए यहाँ पे एक प्लैनेट्स के एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यदि फॉर एग्जांपल आपका वेट 50 पाउंड है अर्थ पे, तो सारे प्लैनेट पे 50 पाउंड नहीं रहेगा। यही 50 पाउंड का बंदा मार्स पे 90 पाउंड का होगा, वीनस पे 45.5 पाउंड का होगा, जुपिटर में सबसे ज्यादा 126.5 पाउंड का होगा। तो अब यहाँ पे एक अगेन एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि अपना जो वेट है वो अलग अलग प्लेनेट पे चेंज क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि द वेट ऑफ एन पर्सन विल डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेनेट। हर एक प्लेनेट का खुद का एक मास होता है जिसकी वजह से उनका खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट आपका वेट वहां पे डिसाइड होता है, बिकॉज हर प्लेनेट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। न्यूटन ने अब यहाँ पे ऐसा कहा कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी का मास एग्जिस्ट करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। इसलिए हमारे यूनिवर्स के अंदर सारे सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं एंड डिपेंड ऑन द मास ऑफ द
सेलेस्टियल बॉडी वो उतना ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं। यहाँ पे हम टाइड्स की बात करें तो आप सबको पता होगा कि ओशंस के अंदर लो एंड हाई टाइड्स आती रहती है। दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई एंड लो टाइड्स आती रहती है। इवन आपने ऐसे बहुत सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे, इसरो, नासा, जहां पे एक ऐसे स्पेशल रूम बनाए जाते हैं जहां पे ग्रेविटी जीरो की जाती है। और आपने तब वहां नोटिस भी किया होगा कि जब ग्रेविटी जीरो होती है तो वो बंदा फ्लोट करता है हवा के अंदर, राइट। भाई अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं जो स्टैंडर्ड 9th के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो ऐसा कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं उनके मास के प्रोपोर्शनल होगा। और फॉर एग्जांपल वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम डी लेते हैं सो इट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और फिर जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हटाते हैं तभी हमें एक फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया और उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या आपको पता है यदि आप पोल पे रहते हो और यदि आप इक्वेटर पर रहते हो तो आप दोनों जगह पे अलग अलग प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा अर्थ एग्जैक्ट स्फेरिकल बॉडी नहीं है बल्कि पोल से थोड़ा दबा हुआ है संतरे की तरह। तो इसलिए जो पोल है वो सेंटर से ज्यादा करीब है कंपेयर टू इक्वेटर। तो जब डिस्टेंस कम हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, इसलिए जो भी लोग पोल्स पे रहते हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू द पीपल हु आर लिविंग एट द इक्वेटर्स। क्लियर? तो फटाफट रिवीजन करें तो क्या है, पोल्स पे रहने वाले बंदों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, इक्वेटर पे रहने वाले बंदे के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यदि आपको ये टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक